इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा। फोर्सेस क्या होती हैं? ताकतें जिसकी वजह से कोई भी जिस्म हरकत करता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फ्रिक्शन और ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम इस लेक्चर में फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन यानी रगड़। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक कोई भी चीज़ जो हरकत कर रही थी, जब तक उस पर आप कोई कुव्वत ना लगाएं, कोई ताकत ना लगाएं, उसकी हरकत बंद नहीं होती। इसी तरह अगर कोई जिस्म साकिन है तो जब तक उस पर हरकत या कुव्वत ना लगे वो हरकत में नहीं आता, वो आगे मूव नहीं करता। एक फुटबॉल को जब हम किसी भी ग्राउंड पर मूव कराते हैं, प्ले ग्राउंड में या कहीं भी आप एक फुटबॉल को हिट करते हैं, तो जब आपने इस पर एक ताकत लगाई, इसकी साकिन हालत को आपने हरकत में ले आए, आपने इसको मोशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पर कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से ये चलती हुई बॉल रुक गई? क्योंकि आपने तो इसको नहीं रोका। ये पहले फुटबॉल तेज़ चल रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ही रुक गई। वो कौन सी ताकत थी जिसने इसको रोका? वो ताकत थी रगड़ की ताकत। ये रगड़ कैसे होती है? मेरे हाथ में ये 2 पेंसिल्स हैं, मैं इनको आपस में इस तरह रब करती हूँ। ये दोनों देखने में स्मूथ हैं, फिर भी आप देखेंगे कि आपको इस पेंसिल को दूसरी के ऊपर मूव करने के लिए ताकत लगाना पड़ रही है। ठीक है, ये जो 2 अजसाम के दरमियान रब होने की वजह से या एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने की वजह से जो ताकत पैदा होती है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये फुटबॉल भी इसी फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। वी हैव स्टडीज दैट मूविंग बॉल विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस अ फोर्स एक्ट अपॉन इट। हमने ये पहले पढ़ा कि अगर कोई गेंद हरकत की हालत में है तो उसको रोकने के लिए ताकत की ज़रूरत है। वो उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक कि उस पर कोई ताकत ना लगाई जाए, जैसे कि रगड़ की ताकत। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन क्या है, रगड़ क्या है? वो ताकत है जो पैदा होती है उस वक्त जब 2 चीजें आपस में रगड़ खाती हों। लेट्स स्टडी हाउ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस एंड हाउ इट एक्ट्स अपॉन अ बॉल। आए देखते हैं कि ये फ्रिक्शन काम कैसे करती है, ये रगड़ की ताकत किस तरह काम करती है और ये किस तरह एक फुटबॉल, चलती हुई फुटबॉल को रोक देती है। एक्टिविटी दैट इज 6A3। फिल इन द गिवन टेबल विद एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन अराउंड यू। इस टेबल को आपने फिल करना है। यहाँ पर आपने उन फ्रिक्शंस के नाम लिखने हैं जो आपको अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही हों या आपने देखी हों, जो आपके लिए फ़ायदा देती हों। हाई फ्रिक्शन में आपने ऐसी एग्जाम्पल देनी है, ऐसी बॉडीज़ या ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनके दरमियान ज़्यादा फ्रिक्शन या ज़्यादा रगड़ पैदा हो रही हो। लो फ्रिक्शन में आपने वो मिसालें देनी हैं जिसमें जहाँ पर रगड़ कम इस्तेमाल हो रही हो। फॉर एग्जांपल हाई फ्रिक्शन में मैंने यहाँ साइकिल और ब्रेक्स के बारे में लिखा। साइकिल के टायर्स और ब्रेक के दरमियान हाई फ्रिक्शन की वजह से साइकिल रुकती है, जो कि एक यूज़फुल फ्रिक्शन है। इसी तरह आप इरेज़र यूज़ कर रहे हैं, ये एक लो फ्रिक्शन है, हल्की सी रगड़ है, लेकिन इसकी वजह से आप अपनी गलती को मिटा रहे हैं, तो ये एक लो फ्रिक्शन की मिसाल है जो कि आपके लिए यूज़फुल है। हार्मफुल फ्रिक्शन में आयर और रोड्स के दरमियान है। इस फ्रिक्शन के वजह से गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन आपके जो टायर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लो फ्रिक्शन में आपकी मिसालें मशीनों के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके अंदर होने वाली फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से आपके जो पार्ट्स हैं वो ख़राब होते हैं। नाउ हाउ फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस। अब आपने ये देखना है कि ये जो फ्रिक्शन है, ये जो रगड़ है, ये पैदा कैसे होती है। सरफेस हैज सम पोर्स ऑन इट। हर एक सतह के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, खाली जगह होती हैं। इवन अ वेरी स्मूथ सरफेस हैज मैनी टिनी पोर्स ऑन इट। यहाँ तक कि बहुत ही स्मूथ जगह है, देखने में आपको ऐसे लगता है कि ये सतह, इससे ज़्यादा हमवार सतह हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे उभार या सुराख होते हैं। the larger the pores, the rough the surface and the more the friction। ये सतह जितनी हमवार होगी, यानी इसके जो पोर्स या उभार हैं ये छोटे होंगे, उतनी रगड़ कम होगी। जितने ये उभार या पोर्स बड़े होंगे उतनी ही रगड़ ज़्यादा होगी। ठीक, उतना ही किसी जिस्म को इसके ऊपर से गुजरने में मुश्किल होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक रोड पे से गुजरते हैं और उस पर खड्डे मौजूद हैं, उस पर गड्ढे मौजूद हैं। आपको उस रोड पर जिस पर गड्ढे मौजूद हैं चलने में दुश्वारी होती है। आप अगर गाड़ी पर, साइकिल पर या बाइक पर हैं तो आप उस पर बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक स्मूथ रोड से आप इजीली गुजर जाते हैं, आपको वहाँ से गुजरने में कोई परेशानी नहीं होती। तो देयरफॉर व्हेन अ बॉल स्टार्ट्स टू रोल, अ फोर्स पुशेस द बॉल फॉरवर्ड बट द पोर्स ऑफ द बॉल इंटरैक्ट विद द पोर्स ऑफ द ग्राउंड। इसीलिए जब एक गेंद जिसको धक्का दिया गया है वो ज़मीन के ऊपर चलना या रोल होना शुरू होती है, जिस ताकत ने उसको धक्का दिया था
उसकी वजह से बॉल आगे की तरफ मूव करती है। लेकिन उस गेंद की सतह पर मौजूद पोर्स जब ज़मीन की सतह पर मौजूद पोर्स के तरह साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ रगड़ उनके साथ मिक्स होते हैं, तो फिर एक ताकत पैदा होती है जो इस बॉल को आगे जाने से रोक देती है। इट कॉजेज फ्रिक्शन एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो ताकत पैदा हुई है, ये जो रगड़ पैदा हुई है दो सतहों के आपस में मिलने की वजह से, जो बॉल है वो आगे जाने के बजाय वहां पर रुकती है। रगड़ है इस बॉल को आगे की बजाय पीछे की तरफ धक्का देती है। As a result, the ball first slow down and then eventually stops due to friction. इस वजह से, इस रगड़ की वजह से जो बॉल आगे की तरफ जा रही थी वो पहले स्लो होती है, आहिस्ता होती है और फिर आखिर रुक जाती है। Similarly, uneven surfaces of our hand produce friction and heat when we rub them against each other. जब आपको ठंड लग रही होती है तो आप मोस्टली अपने हाथों को दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। आपने महसूस किया है इस रगड़ की वजह से, क्योंकि आपके हाथों की जो सरफेस है वो प्लेन तो नहीं होती। जब उनको आप रब करते हैं, उस रगड़ने की वजह से तवानाई पैदा होती है, आपके हाथ गर्म होते हैं और आपको उससे गर्माइश महसूस होती है। लिक्विड एंड गैसेज आल्सो प्रोड्यूस फ्रिक्शन। माए और गैसें भी रगड़ पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्विमर फेसेस द फ्रिक्शन ऑफ वाटर वाइल स्विमिंग एंड एरोप्लेन एक्सपीरियंस एयर फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस वाइल फ्लाइंग इन एयर। मिसाल के तौर पर एक तैराक जो पानी में तैर रहा है वो पानी की रगड़ का सामना करता है, पानी की फ्रिक्शन का सामना करता है जब वो तैर रहा होता है। उसको अपने आप को पानी में से गुजारने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक जहाज़ जो हवा में उड़ रहा है उसको उड़ने के लिए भी हवा की रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर तेज़ हवा चल रही हो और आप उसमें चलने की कोशिश करें तो वो हवा आपको आगे जाने से रोकती है और आपको चलने में मुश्किल होती है। तो तेज़ हवा के दौरान चलते हुए जो आपको ताकत पीछे की तरफ धक्का दे रही है वो एयर फ्रिक्शन है। ठीक है, वो क्या है? एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एंड कैन स्लो डाउन, स्टॉप और मेक इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव। फ्रिक्शन या रगड़, इसके नतीजे में तवानाई पैदा होती है, हीट पैदा होती है और ये फ्रिक्शन किसी भी चलते हुए जिस्म की जो हरकत है उसको आहिस्ता कर देती है, उसकी मोशन को, या फिर उसकी हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक देती है और किसी भी चलते हुए जिस्म को के लिए मुश्किल पैदा करती है चलने में। To these reasons, friction has an important role in our daily life. इस फ्रिक्शन का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। What are the advantages of friction? इसका हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है? आप ज़मीन पर चल रहे हैं, अगर आपके पैरों या जूतों और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, एग्जाम्पल अगर किसी फर्श पर तेल गिरा हुआ हो तो क्या आप उस पर चल सकते हैं? आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपके पैरों और ज़मीन के दरमियान जो रगड़ पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाती है और आप फिसल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रगड़ जो हमारे पैरों और ज़मीन के दरमियान पैदा हुई है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। शू सोल्स, डू यू नो वाई द सोल्स ऑफ आवर शूज़ हैव अनइवन पैटर्न। आपने देखा है कि आपके जूतों के नीचे जो सतह है वो अक्सर नाहमवार होती है। जितना जूता नाहमवार होगा उतना आपके लिए चलना आसान होगा। बिकॉज मोर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस व्हेन रफ सर्फेसिस स्लाइड ओवर ईच अदर। जब आपके जूतों की सरफेस रफ होती है और नीचे ज़मीन की सतह भी रफ होती है तो ज़्यादा रगड़ पैदा होती है और इस रगड़ की वजह से आप आसानी से चल सकते हैं। Although this friction slow down our movement, it also protect us from being slipped away. हमें ये मालूम है कि ये जो फ्रिक्शन है ये हमारी जो मोशन है या हरकत है उसको आहिस्ता कर देती है, यानी हमें चलने में दुश्वारी तो होती है लेकिन ये हमें स्लिप होने से, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो रगड़ है, ये हमें स्लिप होने से बचा लेती है। दूसरा फ़ायदा क्या है रगड़ का? अगर आपके हाथ में, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेंसिल है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इस पेंसिल और मेरी उंगलियों के दरमियान रगड़ की वजह से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अगर ये रगड़ ना हो तो क्या मैं इस पेंसिल को पकड़ सकती हूँ? नहीं, ये पेंसिल मेरे हाथ से स्लिप हो जाएगी, ये पेंसिल मेरे हाथ से स्लिप हो जाएगी। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो आप अपने हाथ में पकड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए आपको रगड़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अपने पास लेके आना चाहते हैं तो आपको उसे पकड़ना है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते, वो आपके हाथों से स्लिप हो जाती है, तो आप किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते। फ्रिक्शन आल्सो इनेबल अस टू होल्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। रगड़ हमें मदद देती है, इस काबिल बनाती है कि हम चीज़ों को पकड़ सकें।
फॉर एग्जाम्पल वी कैन होल्ड अ स्पून, पेंसिल, बुक, बॉक्स एट्सेट्रा। मिसाल के तौर पर हमने चम्मच पकड़ना है, पेंसिल पकड़नी है, किताब या कोई भी बॉक्स वगैरह लेना है, तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए। सिमिलरली वी कैन राइट ऑन पेपर एंड टाइटन अ स्क्रू जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी कागज़ पर लिखते हैं इस फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो, मैं इस पेपर पर यहाँ पर कुछ लिखना चाह रही हूँ, अगर यहाँ पर ये रगड़ी पैदा ना हो, तो क्या ये मेरी पेंसिल इस पर कुछ लिखने के काबिल होगी? नहीं, ये यहाँ से स्लिप हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ चीज़ों के नट्स को, स्क्रूज़ को टाइट करते हैं, अगर रगड़ ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो, तो क्या आप उन्हें टाइट करेंगे? नहीं, आप जिस भी चीज़ से उसे टाइट करना चाहेंगे वो उसके ऊपर से स्लिप हो जाएगी। आप साइकिल पर सफ़र कर रहे हैं या आप गाड़ी पर या आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, आप जब आपकी स्पीड ज़्यादा होने पर आपको कहीं अचानक ब्रेक लगानी है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप ब्रेक लगा सकते हैं? अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सोचें, क्या हाई स्पीड में आप सरवाइव कर सकते हैं? क्या आप रह सकते हैं? ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना है। तो चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए, हरकत को रोकने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप अ व्हीकल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द रोड। रगड़ की वजह से कोई भी चीज़, चलती हुई चीज़ रुकती है, आप उसको रोकने के काबिल हो जाते हैं। और ये जो रगड़ है, ये किसी भी चीज़ को, किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलते हुए फिसलने से बचा लेती है, ठीक है। थिंक व्हाट अ टेरिबल सिचुएशन इट कुड बी इफ़ यू फेल टू अप्लाई ऑन द ब्रेक्स ऑफ योर साइकिल। आप साइकिल पर जा रहे हैं और आपको कहीं पर ब्रेक लगाना है और आप ब्रेक नहीं लगा सकते, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे और आपको चोटें आएंगी। हेयर फ्रिक्शन इज़ अ ब्लेसिंग टू यू। इसका मतलब है ये जो रगड़ है ये आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स द ब्रेक पैड रब अगेंस्ट द रिम ऑफ द साइकिल एंड प्रोड्यूस फ्रिक्शन। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये जो ब्रेक्स हैं, ये ब्रेक्स आपके टायरों का जो रिम है उसके साथ रगड़ पैदा करते हैं, ठीक है। इस रगड़ की वजह से जो आपका टायर है वो रुक जाता है। दिस फ्रिक्शन मेक द साइकिल स्टॉप आफ्टर स्लोइंग डाउन इट्स मूवमेंट। इस फ्रिक्शन या इस रगड़ की वजह से जो ये ब्रेक और रिम के दरमियान पैदा हुई है, इसकी वजह से आपकी जो साइकिल है उसकी स्पीड पहले कम होती है और फिर वो फाइनली रुक जाती है। अभी तक हमने देखा कि रगड़ के हमारी ज़िंदगी में कितने फ़वाइद हैं। रगड़ की वजह से हम अपने मुख्तलिफ काम करने के काबिल होते हैं। जहाँ ये रगड़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं इस रगड़ या फ्रिक्शन के हमारे ज़िंदगी में कुछ मनफी असरात भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। Although friction help us in many ways, sometimes too much friction cause some problems. बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्शन या रगड़ है वो हमारे लिए मसले भी पैदा करती है। What are the disadvantages of friction? फ्रिक्शन या रगड़ के नुकसानात क्या हैं? Do you know why the tires of a vehicle and the sole of a shoe become flat after some period? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ियों के टायर कुछ अरसे बाद ख़राब क्यों हो जाते हैं? आपको उन्हें बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और इसी तरह आपके जो जूते हैं वो नीचे से ख़राब क्यों हो जाते हैं? उनका जो नीचे तलवा है वो ख़राब क्यों हो जाता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज द वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये उस रगड़ की वजह से है जो दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ के दरमियान हुई है। आपके टायर और रोड की सरफेस के दरमियान पैदा होने वाली रगड़ की वजह से आपका टायर टूट जाता है, फट जाता है। इसी तरह आपके जूते का तलवा, क्योंकि वो बार बार ज़मीन की रगड़ का सामना करता है ज़मीन की सरफेस के साथ, इस वजह से वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है। वी रब एन इरेजर ऑन पेपर इट काजेज द इरेजर टू वेयर अवे। जब आप अपनी इरेजर को पेपर पर बार बार रब करते हैं तो क्या होता है? आपकी रबड़ छोटी होती चली जाती है, ख़त्म होती चली जाती है। फ्रिक्शन आल्सो स्लो डाउन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हमारे तेज़ चलते हुए जिस्म आहिस्ता चलते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से हरारत पैदा होती है। कोई भी दो जिस्म जब रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो उसकी वजह से पैदा होने वाली हीट बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित होती है। आपने देखा है अक्सर मशीनरियाँ चलते हुए गर्म हो जाती हैं, तो जो मशीनरी गर्म होती है वो उसके लिए नुकसानदेह होती है। ड्यू टू दिस रीज़न वी ऑफन हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी दैन रिक्वायर्ड। इस रगड़ की वजह से हमें ज़्यादा तवानाई खर्च करनी पड़ती है चीज़ों को चलाने के लिए। अगर फ्रिक्शन ना हो, मशीनरियों को चलाने के लिए आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन और इंजन रिक्वायर मोर एनर्जी बिकॉज फ्रिक्शन स्लो देयर स्पीड एंड टर्न इन द एनर्जी इनटू हीट।
इस रगड़ की वजह से क्या होता है कि जो आपकी मशीनें हैं या इंजन है उनको ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा तवानाई जब ये चलते हैं तो इनकी ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा तवानाई इस फ्रिक्शन या इस रगड़ के साथ मुकाबला करने में लग जाती है, या फिर इस रगड़ की वजह से तवानाई या हीट को पैदा करने में लग जाती है। ठीक है, अब हम इस फ्रिक्शन या इस रगड़ को कम कैसे कर सकते हैं। स्मूथ सर्फेसेज हैव लेस फ्रिक्शन देन रफ सर्फेसेज। जितनी सतह हमवार होगी उतनी रगड़ कम होगी, जितनी सतह ना हमवार होगी उतनी रगड़ ज़्यादा होगी। देयरफॉर वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय आइदर मेकिंग अ सरफेस स्मूथ और पुटिंग अ लेयर ऑफ लिक्विड ऑन इट। इसका मतलब है कि हम किसी भी सतह पर कोई भी ऐसी लेयर डाल दें, कोई भी ऐसा लिक्विड डाल दें जिससे उसकी सतह हमवार हो जाए, तो हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस डिफरेंट मेथड्स आर यूज। इस सतह को हमवार करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ तरीके हम नीचे आपको बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका है पॉलिश करना। आपका फर्श नाहमवार है, ठीक है, आप उसके ऊपर पॉलिश करवा लेते हैं तो वो चमकता भी है और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है, वो भी कम होती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द फ्लोर ऑफ अ न्यूली बिल्ड बिल्डिंग। आपका नया घर बना है, आपने कभी उसके फर्श को देखा है? इट इज़ ऑलवेज रफ। ये हमेशा रफ था। द फ्लोर इज पॉलिश इन ऑर्डर टू मेक इट स्मूथ। फिर आपने इसको पॉलिश करा लिया ताकि ये स्मूथ हो जाए, ये बराबर हो जाए, ये बेहतर हो जाए। दस पॉलिशिंग इज अ कॉमन वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ अ फ्लोर। इसका मतलब है फर्श को या सतह को अगर आप पॉलिश कर दें तो उसके ऊपर फ्रिक्शन या रगड़ कम होती है। इन द साइंस टिडबिट, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू स्टार्ट अ फायर बाय फ्रिक्शन। दो पत्थरों को या किसी भी दो चीज़ों को रगड़कर आग जलाई जाती थी। फॉर दिस पर्पज दे वुड कंटिन्यूसली रब टू स्टिक्स टुगेदर। इस मकसद के लिए दो पत्थरों को या दो लकड़ियों को मुसलसल आपस में रगड़ा जाता था जिससे आग जल जाती थी। फ्रिक्शन को कम करने का दूसरा मेथड है यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेरिंग्स। आप पहियों का इस्तेमाल करें या इस तरह के बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल करें। ये बॉल बेरिंग्स इसलिए इनको बॉल बेरिंग्स कहते हैं कि इनके अंदर छोटी छोटी ये बॉल्स होती हैं और इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है ये रगड़ को कम करता है। डू यू नो वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्लाइड अ लोड ओवर अ रैम्प विदाउट यूजिंग अ ट्रॉली। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, कभी ये सोचा है कि एक सतह पर आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को सीधा खींचें तो इसे खींचना मुश्किल होगा। इसकी निस्बत अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को ट्रॉली पे रखकर खींचें, अगर आपने इस बॉक्स को सीधा ज़मीन पर रखकर खींचा है तो इसे खींचना मुश्किल होगा, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को जब आप इस ट्रॉली पे रखकर खींचेंगे तो आपके लिए खींचना आसान होगा। इसकी वजह क्या है कि ये जो पहिए हैं ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक, दिस इज बिकॉज द ट्रॉली हैज व्हील्स विच कन्वर्ट द स्लाइडिंग मूवमेंट इनटू अ रोलिंग मूवमेंट। इसकी वजह यह है कि इस ट्रॉली पर मौजूद पहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो पहले आप स्लाइड करके खींच रहे थे यानी कि रगड़ से खींच रहे थे उसको तब्दील कर देता है रोलिंग मूवमेंट में, यानी घूमने की हरकत में। ये पहिया जब घूमता है तो ये कम रगड़ इसके ऊपर कम रगड़ आती है, लेकिन जब आप इस डब्बे को डायरेक्टली खींचेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा रगड़ आएगी। फ्रिक्शन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन द फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। घूमने वाले जिस्म की रगड़ खींचे जाने वाले या रगड़े जाने वाले जिस्म की रगड़ से कम होती है। देयरफॉर व्हील्स एंड बॉल्स बेरिंग्स आर यूज टू इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसी वजह से पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं या बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी मशीन के अंदर ताकि रगड़ को कम किया जा सके। दूसरा तरीका है रगड़ को कम करने का लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करना। लुब्रिकेंट क्या होता है? तेल, ठीक है, तेलों का इस्तेमाल करना या तेल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना। वट डू यू डू इफ़ डोर लॉक इज़ जैम। अगर आपका दरवाजे का लॉक जो है वो जैम हो जाए तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली यू नीड टू पुट सम ऑयल इन इट। आप इसमें कुछ तेल डालते हैं। अ लॉक गेट्स जैम ड्यू टू एन इंक्रीज इन फ्रिक्शन बिटवीन इट्स पार्ट। ये लॉक जैम क्यों होता है? क्योंकि जो लॉक के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर रगड़ पैदा हो जाती है। वो रगड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनको हरकत नहीं करने देती। ऑयल या ग्रीस के इस्तेमाल से आप क्या करते हैं? आप चीज़ों सतह को जो है वो एक तरह से लुब्रिकेट कर देते हैं। जब आप इस सतह पर, ये नाहमवार सतह पर तेल या लुब्रिकेंट डालते हैं तो वो इसके पोर्स को फिल कर देता है और इस तरह आपकी सतह हमवार हो जाती है और उसमें रगड़ नहीं आती। ऑयल एंड ग्रीस आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ लुब्रिकेंट। ऑयल, तेल या ग्रीस, ये दोनों आम इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स की मिसालें हैं। दैट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। किसी भी मशीन के जो पार्ट्स हैं जिनके अंदर रगड़ पैदा हो रही होती है उस रगड़ को कम करने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक और तरीका है
जिससे आप रगड़ को कम कर सकते हैं वो है किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया कम कर देना। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का हुजम, ठीक है, किसी भी चीज़ का हुजम, उसका साइज, जितना साइज बड़ा होगा उतनी रगड़ ज़्यादा होगी, जितना साइज कम होगा उतनी रगड़ कम होगी। हैव यू एवर फेल्ट एन ऑपोजिट पुश वाइल साइकिलिंग एट हाई स्पीड? जब आप साइकिल चला रहे हो बहुत तेज़ स्पीड में, तो आपने कभी महसूस किया है कि कोई चीज़ आपको पीछे की तरफ धक्का देती है? दिस इज़ एयर रेजिस्टेंट। ये जो धक्का देने वाली ताकत थी ये क्या थी? हवा की ताकत, हवा की रगड़। हवा आपको पीछे की तरफ धक्का दे रही है। एवरीथिंग दैट मूव्स इन एयर फेसेस दिस इट्स रेजिस्टेंस। जो भी चीज़ हवा में मूव करेगी उसको ये हवा की जो ताकत है जो उसे पीछे धक्का दे रही है इसका सामना करना होगा। वन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी चीज़ को हरकत देना चाहते हैं हवा में, तो आपको उस चीज़ का साइज यानी उसका सरफेस एरिया, वो एरिया जो हवा से टकराएगा उसको कम करना होगा। हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये साइकिल है, इसको साइज को बड़ा करने के बजाय इसको कम कर देना। जैसे आपने देखा होगा जो अच्छे जो रेसर साइकिलिस्ट होते हैं उनकी साइकिलों के टायर भी पतले पतले होते हैं, उनकी साइकिलों का साइज भी छोटा होता है, ठीक है। इसी तरह एक और तरीका है, ये होता है कि ये जो साइकिलिस्ट हैं ये सीधा नहीं बैठते। आप देखें ये इस पोजीशन में होते हैं, इस तरह की पोजीशन जो आगे झुकी हुई है। इससे क्या होता है कि हवा, अगर ये साइकिलिस्ट सीधा हो तो हवा इससे टकराएगी और इसकी बॉडी को पीछे की तरफ धक्का देगी, जिससे इसकी स्पीड कम होगी। तो ये साइकिलिस्ट क्या करता है? अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड कर देता है, झुका देता है। इसके झुकने की वजह से जो हवा है वो इससे इस तरह कम टकराती है, बल्कि इस तरह इसके ऊपर से गुजर जाती है। इस तरह की जो बॉडी की शेप है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह फिशेस की शेप होती है। फिशेस की शेप ने आपने कभी गौर किया है? वो भी इस तरह होती है, आगे से भी बेंड होती है और पीछे से भी बेंड होती है। पानी के रेजिस्टेंस का सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी शेप इस तरह होती तो क्या होता कि पानी जिसके अंदर ये मूव कर रही हैं वो इनकी बॉडी को रेजिस्ट करता और इनको मूव करने में मुश्किल होता। लेकिन इस तरह की स्ट्रीमलाइन बॉडी से ये होता है कि पानी जब ये आगे मूव करती हैं तो इनके ऊपर से गुजर जाता है या नीचे से गुजर जाता है। इस तरह कम से कम रेजिस्टेंट इनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। देयरफॉर अ साइक्लिस्ट वेयर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स एंड बेंड देयर बॉडीज इंस्टेड ऑफ सिटिंग अपराइट। इसी वजह से जो साइक्लिस्ट हैं, साइकिल चलाने वाले हैं, वो तंग कपड़े, चुस्त कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा खुले कपड़े होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट का सामना करने पड़ेगा। इसी तरह वो अपने और इसके साथ साथ वो अपने जिस्म को आगे की तरफ बेंड करते हैं, बजाय इसके कि वो सीधा साइकिल पर बैठें। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इस तरह की जो बॉडी ये बनाते हैं, जिस तरह फिशेस की बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। Cars, aeroplanes, bullet trains, etc. are also streamlined to reduce air resistance. In the same way, friction caused by water opposes the movement of object in it. कोई भी जिस्म जो पानी के अंदर मूव कर रहा है उसको भी पानी की फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। Therefore, swimmers also wear tight-fitting swimsuits and place their arms together in front of their bodies to make their bodies streamline. इसी वजह से जो स्विमर्स हैं ये चुस्त कपड़े पहनते हैं। उसके अलावा ये जब पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों को आगे की तरफ सीधा कर लेते हैं, बिल्कुल साथ मिला लेते हैं इस फॉर्म में। इससे इनकी बॉडी आप देखें स्ट्रीमलाइन शेप में आ जाती है, ठीक है। इस स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से इन्हें कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। बोट, शिप्स एक्सेट्रा हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसी तरह आपने देखा है जो शिप्स होती हैं, जो बोट्स होती हैं, उनकी भी आगे से शेप इस तरह होती है। Similarly, a parachutist with a small canopy can reach the ground earlier than the one with a large canopy. एक पैराशूट पे उड़ने वाला आदमी जिसका पैराशूट का साइज कम है, ठीक है, उसका ये कैनोपी कहते हैं छतरी को। ये इस पैराशूट की छतरी अगर कम है, छोटी है, तो ये पैराशूट में उड़ने वाला आदमी जल्दी ज़मीन पे पहुंचेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन हवा इसको दे रही है, जो रेजिस्टेंट हवा इसको दे रही है, छोटी छतरी में वो कम होगा। जितनी बड़ी छतरी होगी उतना ही देर से ये इंसान ज़मीन तक पहुँचेगा। दिस इज़ बिकॉज द स्मॉल कैनोपी एक्सपीरियंस लेस एयर रेजिस्टेंस। जितनी छोटी छतरी है उतना ही कम रेजिस्टेंस है, ठीक है। जितनी छतरी बड़ी है उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है।